आज हम कार्बनिक रसायन मूलभूत सिद्धांत व तकनीक का लेक्चर नंबर 1 लेकर के आए हैं, जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सन 1800 में सबसे पहले नोबेलिस ने कार्बनिक रसायन शब्द की घोषणा की। सन 1800 में सबसे पहले नोबेलिस ने कार्बनिक रसायन शब्द की घोषणा की। इसके बाद सन 1808 में बर्जीलियस ने जैव बल सिद्धांत दिया। सन 1808 में बर्जीलियस ने जैव बल सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह मुख्य रूप से जीवित पदार्थों जैसे पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एमिनो अम्ल, ये सब पदार्थ जो हैं ये सब कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो बर्जीलियस की यह मान्यता थी कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वह जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्होंने जो है तो जैव बल सिद्धांत के आधार पर जो है तो कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति को बताया। किंतु बाद में सन 1828 में वोलर ने जो है सर्वप्रथम निर्जीव पदार्थ अमोनियम साइनेट NH4CnO, वोलर ने निर्जीव पदार्थ अमोनियम साइनेट के अपघटन से कार्बनिक पदार्थ यूरिया को प्राप्त किया। अमोनियम साइनेट NH4CnO के अपघटन से NH2CO यूरिया को प्राप्त किया, जिससे जैव बल सिद्धांत की जो मान्यता है वह खत्म हो गई और ये माना जाने लगा कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वह निर्जीव पदार्थों से भी प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद जो है देखिए, कार्बनिक रसायन जो है इसमें कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है एक अलग रसायन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब यह गुण आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या ज़्यादा हो गई? देखिए, कार्बन की चतुःसंयोजकता व कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति के कारण जो है कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिक जो हैं ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन तथा इसके अलावा कुछ निश्चित तत्वों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर व हैलोजन आदि से बने हुए यौगिक होते हैं। इसमें जो है कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा कुछ निश्चित तत्व नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर व हैलोजन आदि आते हैं। अब इसके बाद हम अगली चर्चा करते हैं, इसे कॉपी में आप नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं जो अगला बिंदु है कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक में अंतर। ध्यान से देखेंगे, कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक में अंतर। 2 कॉलम बनाएंगे, कार्बनिक यौगिक, दूसरा कॉलम अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, देखिए कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जैसा मैंने बताया सबसे पहले अंतर में डेफिनेशन, परिभाषा। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इन यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन, के अलावा कुछ निश्चित तत्व, ये पहला अंतर है। इन यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन के अलावा कुछ निश्चित तत्व नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन का एक्सेस दर्शाया गया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर आदि आते हैं। ये जो यौगिक होते हैं इनमें कार्बन व हाइड्रोजन के अलावा कुछ निश्चित तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन
व सल्फर आदि आते हैं। जबकि अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये लगभग सभी तत्वों द्वारा ये यौगिक लगभग सभी तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। ये यौगिक लगभग सभी तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये पहला अंतर हो गया। देखिए दूसरा अंतर, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ये लगभग 70 लाख के आसपास हैं। चूँकि कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है और इसकी चतुसंयोजकता के कारण इस यौगिकों की संख्या लगभग 70 लाख है। कार्बन में श्रृंखलन प्रवृत्ति व चतुसंयोजकता, कार्बन में श्रृंखलन प्रवृत्ति व चतुसंयोजकता के कारण इसके यौगिकों की संख्या डस्टर देना हमारे हाथ में, इसके यौगिकों की संख्या लगभग 70 लाख है। डस्टर हमारे हाथ में देना, लगभग 70 लाख है। तो दूसरा अंतर हो गया, कार्बन में श्रृंखलन प्रवृत्ति व चतुसंयोजकता इसके यौगिकों की संख्या लगभग 70 लाख है। दूसरा अंतर अकार्बनिक यौगिक का, देखिए जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं इनमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। इनमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति बहुत कम होने के कारण इनकी संख्या 7500 लगभग 7500 है। तो दो अंतर हो गए, इन्हें आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके अलावा कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक के और 2-3 महत्वपूर्ण अंतरों को हम देखते हैं। देखिए जो तीसरा अंतर है, यदि हम इनके मध्य बंधों की बात करें, देखिए जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें मुख्य रूप से सहसंयोजी बंध होता है। इन यौगिकों में मुख्य रूप से सहसंयोजी बंध होता है। और जो ये हैं अकार्बनिक यौगिक हैं, इन यौगिकों में विद्युत संयोजी सहसंयोजी व उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं इनमें तीनों प्रकार के बंध होते हैं, जबकि इनमें मुख्य रूप से सहसंयोजी बंध होता है। इसके अलावा चौथा अंतर, हम यदि विलेयता को देखें तो कार्बनिक यौगिक जो हैं ये मुख्य रूप से कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये यौगिक मुख्य रूप से कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। मुख्य रूप से कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। और ये जो यौगिक होते हैं जो कि अध्रुवीय होते हैं, कार्बनिक मुख्य रूप से अध्रुवीय होते हैं तो अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। और अकार्बनिक यौगिक जो है ये अधिकांश ध्रुवीय होते हैं, तो ये ध्रुवीय यौगिक जैसे जल में भी विलेय होते हैं। ये यौगिक इनमें अधिकांश यौगिक ध्रुवीय विलायक
जल में विलय होते हैं, विलय होते हैं। अधिकांश ध्रुवीय विलायक जल में विलय होते हैं। ये 4 अंतर हो गए। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए जल सार्वत्रिक विलायक होता है तो इनमें जो है अधिकांश आकार्य यौगिक जो है तो जल में विलय होते हैं। 5वां अंतर यदि हम इनकी उपलब्धता की बात करें, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये मुख्य रूप से प्राणियों व पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ये यौगिक मुख्य रूप से पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। और जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं बेटा, ये यौगिक अधिकांश खानों से या खानों से प्राप्त होते हैं। ये यौगिक अधिकांश खानों से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में ये मुख्य 5 अंतरों का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। इसे हम एक कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, देखिए जो कार्बनिक यौगिक होता है, यदि हम इसको देखें तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है अचक्रीय या एलिफैटिक यौगिक। दूसरा होता है चक्रीय यौगिक, एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड, और ये साइक्लिक कंपाउंड। देखिए एलिफैटिक यौगिक इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यौगिक जो होते हैं खुली श्रृंखला वाले होते हैं, और ऐसे अधिकांश यौगिक जो हैं ये वसा के जो यौगिक हैं वो खुली श्रृंखला वाले होते हैं। तो एलिफैट का माने वसा। तो ये जो यौगिक हैं अधिकांश जो वसा के यौगिक होते हैं वो खुली श्रृंखला वाले होते हैं, और ये यौगिक भी अचक्रीय खुली श्रृंखला वाले होते हैं, इसलिए इनको एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। और ये चक्रीय यौगिक, ये साइक्लिक, इसमें जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला होती है। अब देखिए जो एलिफैटिक यौगिक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एलिफैटिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। संतृप्त के अंतर्गत एल्केन आता है। इसमें कार्बन परमाणु जो है एलिफैटिक यौगिक में कार्बन परमाणु इस प्रकार से खुली श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं। संतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आता है। असंतृप्त के अंतर्गत एल्कीन व एल्काइन आते हैं। असंतृप्त के अंतर्गत एल्कीन व एल्काइन आते हैं। एल्केन में क्या होता है? मुख्य बात क्या होती है बेटा? एल्केन में 2 कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में 2 कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि एल्कीन में 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन जो होता है इसमें 2 कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये मेन अंतर होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं चक्रीय यौगिकों को। देखो चक्रीय यौगिक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समचक्रीय, दूसरा होता है विषम चक्रीय।
दूसरा कौन सा होता है बेटा, विषम चक्री। देखिए समचक्री जो होते हैं इसमें केवल कार्बन परमाणुओं की चेन होती है, इसमें कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी रहते हैं। जो समचक्री यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, ये दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक व एरोमेटिक। एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक जो है, एलिसाइक्लिक के अंतर्गत साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, जैसे हमने ये लिखा, ये कंपाउंड जो है ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, तो ये साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। एरोमेटिक, एरोमेटिक के अंतर्गत क्या है, इसमें एरोमा नाम की, इन यौगिकों में एरोमा नाम की गंध होती है, इसलिए इनको एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। इसके अंतर्गत बेंजीन। अब एरोमेटिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं इसमें, बेंजीनाइड और अबेंजीनाइड। एरोमेटिक यौगिक जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेंजीनाइड, एक होता है बेंजीनाइड और दूसरा होता है अबेंजीनाइड, दूसरा होता है अबेंजीनाइड। बेंजीनाइड यौगिक जो होता है, इस एग्जांपल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखेंगे बेंजीनाइड यौगिक क्या होता है, इसमें केवल बेंजीन रिंगें, एक या दो बेंजीन रिंगें होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल, एक तो बेंजीन ही हो गया, एक बेंजीनाइड कंपाउंड है, इसके अलावा टालुइन, 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 C6H5CH3, ये भी एक बेंजीनाइड यौगिक है। अबेंजीनाइड जो यौगिक होता है इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है। जैसे अबेंजीनाइड का एग्जांपल हो गया साइक्लोप्रोपेनाइल धन आयन, ये बेटा ये इस तरह से हमने कंपाउंड बनाया है, ये इसके अंदर एक बॉन्ड है पॉजिटिव चार्ज, साइक्लोप्रोपेनॉइल धन आयन, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेनॉइल धन आयन, ये एक अबेंजीनाइड कंपाउंड है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। इसी प्रकार से विषम चक्री, विषम चक्री जो यौगिक होते हैं इनमें भी दो प्रकार इनके भी हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। अब देखिए इसका उदाहरण, एलिसाइक्लिक में क्या होता है, जो एलिसाइक्लिक होगा उसमें इनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, तो इसका एक उदाहरण है ऑक्सीरेन, इसका उदाहरण है ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन जो होता है उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा और इस प्रकार से CH2 बॉन्ड CH2, ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन जो एक एलिसाइक्लिक विषम चक्री यौगिक है। वहीं पर थायोफिन, यदि हम थायोफिन की बात करें, HC बॉन्ड CH और डबल, इसका मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका जो एलिसाइक्लिक के बाद जो ये है एरोमेटिक, एरोमेटिक विषम चक्री का जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखेंगे थायोफिन, थायोफिन। इस प्रकार से HC बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर S, ठीक है, ये थायोफिन कहलाता है, इसका नाम आप लिख लेंगे, ये थायोफिन है। ये जो है एरोमेटिक विषम चक्री यौगिक होता है। तो इस प्रकार से ये था कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं, इसे कॉपी में आप नोट कर लेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के सूत्र। देखिए कार्बनिक यौगिकों को 4 प्रकार के सूत्रों से दर्शाया जाता है। कार्बनिक यौगिक के सूत्र, कार्बनिक यौगिक के सूत्र, देखिए इसको हम पहला तो अणुसूत्र, पहला अणुसूत्र। अणुसूत्र जो है सिंपल, जैसे हमको एथेन का अणुसूत्र हमको पता है C2H6, जिसमें तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा सूत्र होता है इसका मुख्य सूत्र संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। इसके अलावा मोलर अनुपात सूत्र भी होता है, मोलर अनुपात सूत्र भी होता है, पर उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं तो उसे नहीं लिख रहे हैं। अणुसूत्र, संरचना सूत्र, इसका संरचना सूत्र भी बना सकते हैं हम। जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 और 6, ये कहला गया संरचना सूत्र। इसके अलावा जो तीसरा सूत्र होता है वो होता है आबंध रेखा सूत्र। तीसरा सूत्र होता है आबंध रेखा सूत्र, आबंध रेखा सूत्र, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर।
जैसे इसमें हमको यदि लिखना है ब्यूटेन 2 ऑल का, हमको कहा गया कि आप लिखिए ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यदि हमें बनाना है तो उसे कैसे बनाते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। ब्यूटेन 2 ऑल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो देखिए हम क्या करते हैं, इस तरह से एक बॉन्ड रखते हैं। ये माना जाता है एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, फिर ऐसा हमने किया तो तीसरा कार्बन हो गया, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। फिर इधर ऐसे हमने बॉन्ड को रखा तो चौथा कार्बन हो गया, मतलब ब्यूटेन बन गया, 1 2 3 4 ब्यूटेन बन गया। अब ब्यूटेन 2 ऑल है तो दूसरे कार्बन से हमारा OH रहेगा, तो कहीं पर भी हम इधर या इधर से अपन OH जोड़ दें, यदि यहीं पर आप OH जोड़ दें तो इस प्रकार से आप OH को जोड़ देंगे। ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। जो सूत्र है ये ब्यूटेन 2 ऑल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आबंध रेखा सूत्र है। इसके अलावा एक और सूत्र होता है, इसे कॉपी में नोट करेंगे। इसके अलावा एक और सूत्र होता है, इसके अलावा एक और सूत्र होता है त्रिविमीय सूत्र, त्रिविमीय प्रक्षेपी सूत्र। चौथा होता है त्रिविमीय प्रक्षेपी सूत्र, त्रिविमीय प्रक्षेपी सूत्र। देखिए ये कैसे बनाते हैं। त्रिविमीय प्रक्षेपी सूत्र क्या होता है कि हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को ये त्रिविमीय रूप से दिखाना है, त्रिम में उसको दिखाना है, तो हम उसको कैसे दर्शाते हैं। उसका त्रिविमीय प्रदर्शन करने के लिए उसकी जो कागज पर आने वाली लाइनें हैं उन्हें तो बॉन्ड के द्वारा दिखाते हैं। जैसे मेथेन का जो त्रिविमीय सूत्र है वो हम कैसे लिखते हैं। देखिए इसमें जिन्हें हम कागज पर दिखा सकते हैं इन्हें बॉन्ड द्वारा दिखाते हैं, C बॉन्ड H और बॉन्ड H। 2 हाइड्रोजनों को हम कागज पर दिखा सकते हैं। और एक जो ठोस रेखा होती है, जो एक ठोस लाइन होती है इस प्रकार से, ये ठोस लाइन जो होती है ये दर्शक की तरफ, ये जो है जिस ओर से दर्शक देख रहा है उस ओर ये ठोस रेखा जो है, तो ये दर्शक, इसको ठोस वेज कहते हैं। ठोस वेज जो है ये दर्शक की ओर होती है। इसके अलावा जो डैश वेज होती है वो दर्शक से दूर जाती हुई होती है। इस प्रकार से जो डैश वेज है ये दर्शक से दूर जाती हुई होती है। तो ये होता है त्रिविमीय प्रक्षेपी सूत्र। इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों को हम 4 प्रकार के सूत्रों द्वारा दर्शा सकते हैं। धन्यवाद।